आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट फोर्थ चैप्टर, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट एंड वाटर का जो रिलेशनशिप है ना, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हम जो सेकंड क्लास में था तो हम क्या डिस्कस किए थे? सॉइल एंड वाटर का रिलेशनशिप पढ़ाई किए थे, ठीक है। तो वहां पे भी हम थोड़ा पोटेंशियल डिस्कस किए थे, सॉइल वाटर पोटेंशियल। आज भी हम थोड़ा प्लांट वाटर पोटेंशियल से शुरू करेंगे, ठीक है। प्लांट वाटर रिलेशनशिप मतलब आज मूवी में हीरो हीरोइन कौन है? प्लांट एंड वाटर, ठीक है। तो देखिए, मतलब तीन सिस्टम, मेजर सिस्टम है यहाँ पे हमारा। एक है तो सॉइल, ओके, एक है प्लांट, ओके, और इन दोनों को जोड़ता है वाटर, और इन तीनों को साथ में रखता है एटमॉस्फेयर। कितना बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। सॉइल, वाटर, प्लांट एंड एटमॉस्फेयर, और इन सबको रिलाई कौन करता है? हम ह्यूमन बीइंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस और नो? तो देखिए, सॉइल एंड वाटर का रिलेशनशिप आप पढ़ लिए, जो नीचे का हिस्सा होता है जो दिख नहीं रहा है। अभी हम पढ़ने वाले हैं वाटर एंड प्लांट का रिलेशनशिप क्या है, वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, हम क्यों पानी दे रहे हैं पौधे को, व्हाई वी आर गिविंग द वाटर टू द प्लांट्स फॉर दे सर्वाइवल। प्रोसेस क्या होता है, मतलब इतना पानी मतलब हम देते हैं, जाता कहाँ है, किस प्रोसेस से जाता है, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप में मेजर थिंग आता है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्लांट वाटर पोटेंशियल। आज हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर पोटेंशियल। कोई बताएगा वाटर पोटेंशियल मतलब क्या है? पहले हमने पढ़ाया था आपको, वाटर पोटेंशियल मतलब क्या है? सिंपल से बताना, मतलब डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को। So energy of the water. Energy of the water. Okay. So in other meaning, I can tell that the movement of water or the displacement of water from one place to the other place. ठीक है। तो वाटर कहाँ पे पाया जाता है? मैक्सिमम सॉइल में पाया जाता है, यस और नो? तो इस पानी को कहाँ पे जाना है? प्लांट पे जाना है। ओके, सो डिजर्ट प्लेस इज अवर प्लांट एंड द सोर्स इज सॉइल, ठीक है। तो प्योर वाटर का अगर मैं देखूं तो वाटर पोटेंशियल कितना है? 0 है, यस और नो? द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज 0। देयर इज नो प्रेशर, नो टेंशन, आराम से है वो, ठीक है। अगर इसको वन प्लेस टू अदर प्लेस जाना है तो what are the constraints it is following that we are going to study now. For example, यहाँ पे हम थोड़ा सोल्यूट डाल देंगे, सोल्यूट डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम डाल दिए यूरिया, हम डाल दिए तो क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल थे, ओके, जो कि फ्री में घूम रहे थे, अब क्या करेंगे? ये सारा का सारा जो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि फ्री में घूम रहे थे, वो सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल उस यूरिया को पकड़ने के लिए वो एनर्जी लॉस करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी लॉस करेंगे। अरे यूरिया आ गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसे बोल के मतलब वो जकड़ने लगेंगे। तो क्या होगा? उनका जो फ्री एनर्जी था, वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। Then energy will be decreased and we have to write in negative sign. But in plant we are using also one old terminology, that is DPD, diffusion. कौन बताएगा? diffusion pressure deficiency. deficit, yeah, diffusion pressure deficit. So diffusion pressure deficit of pure water is also zero, but
it has no sign. मतलब when energy will be decreased due to solutes or any other reason, the dPd will be always positive. Okay, you have to remember this difference between diffusion pressure deficit and water potential of the plant. Understood everyone? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोल दो. ठीक है. तो it is due to, so the decrease of energy of the water due to any solute is called as solute potential. Solute potential. ठीक है. So पानी जो है वो कहाँ मतलब कैसे जा रहा है, वो जाइलम वेसल या टिश्यू में जा रहा है. सो क्या होता है कि वो वॉल जो ये प्लांट वॉल है उसको एडेसिव होके जा रहे हैं. ओके, द प्लांट हैज टू एडर टू द सेल वॉल. सेल वॉल में क्या होता है, कौन बताएगा? सेल वॉल में क्या पाया जाता है? ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कौन बताएगा? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, हु विल टेल? बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम 10th लेवल. बताओ भवानी जी. देखिए ये हमारा प्लांट का जो स्टेम है या रूट है जो भी, ये अगर हमारा प्लांट टिश्यू है तो इसमें क्या जाइलम पाया जाता है, डिफरेंट कॉर्टेक्स बहुत सारा है. ओके, तो इस टिश्यू में वो जाएगा. ओके, तो सेल वॉल में एडर होके जाएगा. तो सेल वॉल में क्या पाया जाता है? मैक्सिमम हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. सो दिस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्ट टू द वाटर मॉलिक्यूल. ओके, सो दैट व्हाट विल हैपन, जो वाटर का जो फ्री एनर्जी था अब क्या होगा, वो एडर होके जाएगा. ओके, so that what will happen, the energy of the water molecule will be gradually decreased. ठीक है, मतलब एक प्रेशर लग गया उसको, मतलब वो धीरे 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 जाएगा, धीरे धीरे धीरे. ठीक है, फास्ट नहीं जाएगा, धीरे धीरे एडर होके जाएगा. so what will happen, the energy will be decreased due to the cell wall. Okay, so it is called as matrix potential. It is called as matrix potential. समझ में आया? और यहाँ पे जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी वो इतना काम नहीं करेगा. ओके, टू नॉट एक्ट अपॉन. अगर ज्यादा हाइट नहीं है तो प्लांट का, अगर बहुत ही ज्यादा हाइट है तब जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लांट में एक्ट ऑन करेगा, नहीं तो उतना नहीं करेगा. ठीक है, समझ में आया सबको? तब आता है, देखिए अगर पानी जा रहा है तो कहा कैसे जा रहा है? ड्यू टू सम प्रेशर डिफरेंस या सक्शन डिफरेंस. ये सुनो, जब प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो सेल होता है, ओके, अगर ये सेल पानी छोड़ देगा, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा. तो ये क्या करेगा, वो दूसरे सेल से जो आसपास जो सेल है वहां से वो पानी लेगा. तो ऐसे करके पानी कहाँ से जाएगा, वो सॉइल टू प्लांट जाएगा. yes or no? So this is called as pressure potential. Pressure potential. ठीक है, so pressure potential can, it is negative now, okay, but it can be positive when in the process of गोटेशन. आपको तो पता है गोटेशन क्या है, कौन बताएगा गोटेशन प्रोसेस क्या है? Who will tell what is गोटेशन? Anyone? What is गोटेशन? Loss of water in liquid form from the tip Yeah, of loss. leaf or Yeah, in the leaf हाइडाथोर्स. yes or no? लिप का जो हाइडाथोर्स है एड्ज में पाया जाता है हाइडाथोर्स. ओके, हाइडाथोर्स से वो वाटर लिक्विड फॉर्म में जाएगा. व्हेन इट विल गो, व्हेन गटेशन इज अकर्स, जब रूट में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट का सोल्यूट पाया जाएगा, बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूट पाया जाएगा, तब मतलब गटेशन होगा. मतलब रात में वो जाइलम से क्या होगा, पंप होगा, इतना है कि पंप होगा एकदम. ओके, ऑटोमेटिकली इट विल बी पंप अप. ठीक है, एंड वो जाके हमारा जो लिप एड्स है वो लिक्विड डिपॉजिट करेगा ऐसे.
ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर लगा क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिकली हुआ, ये ऑटोमेटिकली प्रेशर से हुआ, तो इसको हम यहाँ पे ही पॉजिटिव होगा प्रेशर पोटेंशियल। एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. या सो देखिए, अगर एक पत्ता है, ओके, तो यहाँ पे कुछ पानी मतलब पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वाटर कंटेंट। क्या बोलते हैं? रिलेटिव वाटर कंटेंट। तो रिलेटिव वाटर कंटेंट क्या है? द एक्चुअल वाटर कंटेंट, ओके, द एक्चुअल वाटर कंटेंट टू द एक्चुअल वाटर कंटेंट टू द सैचुरेशन वाटर कंटेंट। ओके, सैचुरेशन वाटर कंटेंट मतलब सैचुरेशन मतलब 100% से कितना पानी सेल में पाया जाता है, रिलेटिव वाटर कंटेंट। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर मैं 100% हूँ और आपका एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? रिलेटिव करना है। ओके, मेरा 100% से आपका कितना है एक्चुअल में, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेटर। वैसे ही हम अगर एक पौधे का या पत्ते का या जो भी, अगर उसका हम रिलेटिव वाटर कंटेंट कैलकुलेट करें, रिलेटिव वाटर कंटेंट कैलकुलेट करें, तो एक्चुअल वाटर कंटेंट ऑफ द प्लांट टू द सैचुरेटेड वाटर कंटेंट अगर हम देखें तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव वाटर कंटेंट। मैक्सिमम दरअसल देखा जाए तो प्लांट में कितना कंटेंट वाटर पाया जाते हैं, कौन बताएगा? कितना तक मतलब कितना परसेंटेज पाया जाता है वाटर? अराउंड 90 to 90%, 90. या अराउंड 90% वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो दिस विल हेल्प इन द रिसर्च। if you'll join the MSc, then you have to calculate the relative water content. If you'll do on the research on like stress or drought or any type of research, then you have to calculate relative water content. ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले आपको ये लीफ लेके आना है और उसका फ्रेश वेट जो है वो कैलकुलेट करना है, फ्रेश वेट। ठीक है, उसके बाद you have to dip in the water, okay, so that what will happen? The cell will be imbibed, the cell will be imbibed, and after that you have to take the turgid weight, you have to take the turgid weight। ठीक है, turgid weight लेने के बाद you have to keep it in oven, okay, then you will get dry weight। ठीक है, तो क्या होगा जब हम फ्रेश वेट से ड्राई वेट माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्चुअल वाटर कंटेंट मिलेगा। ओके, और टर्जिड वेट से ड्राई वेट अगर हम कैलकुलेट करें वो भी देगा एक्चुअल कंटेंट। तो द रिलेटिव वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है? फ्रेश वेट माइनस ड्राई वेट डिवाइडेड बाय टर्जिड वेट माइनस ड्राई वेट इंटू 100। ठीक है, सबका समझ में आया ये वाला? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, इसको हम टेबल कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो ये जो मतलब पानी जो सॉइल से जा रहा है ऊपर, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से जा रहा है, ये ना अभी हमने बताया कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से जा रहा है। तो पोटेंशियल कितना है? अगर हम एटमॉस्फेयर का देखें तो -1000 टू -2000 प्रेशर है उसका। ओके, उसका पोटेंशियल कितना है? -1000 टू -2000। अगर पौधे का देखें तो हम -5.0 टू -50 साई है। ओके, और हम रूट का देखें तो -0.1 टू -20 साई होता है। ठीक है, ये तीनों में एक क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट या डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ये तीनों को आप बहुत अच्छे से ये वाला और ये वाला। ओके, रूट का पूछा जाए या सॉल्व का पूछा जाए तो -0.1 टू -20, माइनस अगर पौधे का पूछा जाए स्टेम या कुछ पूछा जाए तो -5 टू -50, एंड एटमॉस्फेयर का पूछा जाए तो -1000 टू -2000। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल कहाँ पे हुआ? नीचे हुआ।
तो हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल वाटर का मूव होता है, इसको हम बोलते हैं स्पैको, इसको हम बोलते हैं स्पैको। ओके, सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली ऑकरिंग इन द प्लांट। सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पौधे को बढ़ने के लिए ना कुछ पानी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपको दैनंदिन काम करने के लिए जैसे 3 to 4 लीटर इज मोर ऑप्टिमम, वैसे ही एक पौधे को मतलब उसका जो जीवन काल है वो व्यतीत करने के लिए उसको भी थोड़ा पानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल, फॉर एग्जाम्पल राइस को ग्रो करने के लिए वो जो सीजन में कितना mm का वाटर चाहिए, कौन बताएगा? 90 से 250 सेंटीमीटर। या अराउंड 120 cm का पानी चाहिए उसको। वीट को कितना चाहिए, कौन बताएगा? वीट को कितना चाहिए? 50 से 60 सेंटीमीटर। 50 से 60 मतलब 450 to 600 mm का उसको पानी चाहिए। यस और नो? तो वैसे ही हमको भी पानी चाहिए, पौधे को भी पानी चाहिए। यहाँ पे जो भी है मतलब एक चींटी से लेकर बहुत ही बड़ा पौधा को पानी चाहिए, तो उसका हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उसका दो भी होता है, वन इज डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू और एक सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मतलब कौन डिमांड कर रहा है? पौधा डिमांड कर रहे हैं। अगर पौधे का और जो उसका जो प्रोसेस है वो सब डिमांड कर रहे हैं कि हमको पानी दो, हमको, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने बोल दिया हमको रक्त दो, हम आपको आजादी देंगे, वैसे ही पौधा डिमांड कर रहा है कि आप हमको पानी दो, हम आपको क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे, खाद्य देंगे और मतलब जिंदा रहने का एक राह देंगे। वैसे ही वाटर रिक्वायरमेंट डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो पहले क्या आता है? कंजप्टिव यूज। ओके, उसका जो इवापोट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं पानी, मुझे पानी दो ताकि मैं ग्रो कर सकूं। देन वो बोल रहा है कि मेरा कुछ लॉसेस भी हो रहा है, मेरा प्रोसेस में कुछ लॉसेस भी हो रहा है, उसको भी आपको डिमांड करना है, उसको भी आप पूरा करना है। और वो बोल रहा है कि मेरा कुछ स्पेशल पर्पजेस भी है, मतलब मेरा कुछ स्पेशल ऑपरेशंस भी है। फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग है, मेरा लीचिंग है, रेटिंग है, बेउसनिंग है, तो वो सारे का सारा प्रोसेस को भी कुछ एक्स्ट्रा वाटर चाहिए, उसको भी आपको डिमांड मतलब पूरा करना है। तो अगर डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू में देखूं तो क्या होता है? पहले की कंजप्टिव यूज आता है, उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, लॉसेस ऑफ वाटर भी है, उसको भी आपको पूरा करना है। स्पेशल पर्पजेस है, फॉर एग्जाम्पल पॉडलिंग, लीचिंग, रेटिंग, बेउसनिंग। रेटिंग कहाँ पे होता है? जूट क्रॉप में होता है, वो एक स्पेशल ऑपरेशन है। बेउसनिंग कहाँ पे होता है? राइस में होता है, वो एक स्पेशल ऑपरेशन पैडी का है। लीचिंग कहाँ पे किया जाता है? जो कि सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल में होता है। पडलिंग कहाँ पे किया जाता है? पैडी में होता है। तो पैडी का पडलिंग हो गया, बेउसनिंग हो गया। बेउसनिंग को दूसरे स्टेट में ब्यासी बोलते हैं, हमारा बिहार में। तो बिहार में ब्यासी बोलते हैं ना। कहाँ गए मेरे बिहार के दोस्तों? यस सर। बेउसनिंग को क्या बोलते हो तुम लोग? जो मतलब ड्राई सीडिंग करते हैं, 1 मंथ के बाद वो जो फिर से वो प्लाविंग कर देते हैं उसके ऊपर टू रेड्यूस द वीड्स, क्या बोलते हो उसको? पता नहीं, ठीक है छोड़ दो। तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू। सो डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कंजप्टिव यूज प्लस लॉसेस ऑफ वाटर प्लस स्पेशल पर्पसेस। ओके, तब जाके और एक आता है कि सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू। हम सप्लाई करेंगे, कैसे सप्लाई करेंगे? तो हम सप्लाई कर सकते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट, मतलब हम आर्टिफिशियली इरिगेट कर सकते हैं, मतलब वी आर सप्लाइंग। ओके, यहाँ पे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, वहां पे जो हमारे प्लांट था वो पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। तो इरिगेशन देंगे, कैसे देंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लड इरिगेशन दे सकते हैं, स्प्रिंकलर दे सकते हैं, ड्रिप दे सकते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप दे सकते हैं, कैसे भी आप दे सकते हैं। देन आता है इफेक्टिव रेनफॉल, या हम नहीं देंगे, वो ऊपर वाला देगा इफेक्टिव रेनफॉल। ओके, मतलब बारिश जो है वो हमारे हाथ में नहीं, ओके, वो गॉड के हाथ है। तो इफेक्टिव रेनफॉल क्या होगा वो हम बताएंगे अभी।
ओके। और एक कहते हैं सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको भी हम नहीं देना पड़ेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो 3 आएगा सोर्सेस, इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो हम देंगे, इफेक्टिव रेनफॉल जो खुदा देगा, सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन जो कि ऑलरेडी मिट्टी में प्रेजेंट है वो देगा। ठीक है, तो सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू 3 हो गए। WR इज इक्वल टू IR प्लस ER प्लस SM, इसको हम लिखें तो सिंप्लीफाई में WR इज इक्वल टू IR प्लस ER प्लस SM। ठीक है, तो इस ये जो फॉर्मूला है ना वो क्वेश्चन में आता है। ओके, व्हाई आई हैव रिटन दिस, बिकॉज दिस फॉर्मूला मेनी टाइम्स रिपीटेडली केम इन द एग्जाम। ओके, यू शुड मतलब बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत मतलब प्यार थोड़ा करो, ये याद रह जाएगा। ठीक है, आपको सोचना है कि वाटर रिक्वायरमेंट अच्छा कहाँ से सोर्स आए, इरिगेशन से आएगा, खुदा से आएगा और मिट्टी से आएगा, बस खत्म। ओके, तो इफेक्टिव रेनफॉल होता क्या है? रेनफॉल तो रेनफॉल है, तो उसका इफेक्टिव क्या होगा, जो कि यूटिलाइज होगा। ओके, तो फ्रैक्शन ऑफ रेनफॉल टू मीट द ET डिमांड। ठीक है, तो डिमांड कौन कर रहा है? पौधा कर रहा है। किसके लिए डिमांड कर रहा है? इवापोट्रांसपिरेशन के लिए कर रहा है, मेटाबॉलिक यूज के लिए कर रहा है। तो अगर उसको हम डिमांड कर देंगे, जो भी फ्रैक्शंस ऑफ वाटर रेन मतलब रेनफॉल आ रहे, अगर वो ET डिमांड को पूरा कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव रेनफॉल। और बाकी जो है वो लॉसेस है, नॉन इफेक्टिव है। ठीक है, जो इफेक्टिव रेनफॉल वो टर्म या कॉन्सेप्ट किसने दिया था? भाई रामदास, जो कि फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी है। LA रामदास, फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, अगर हम इक्वेशन के हिसाब से देखें, इफेक्टिव रेनफॉल इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन मतलब टोटल रेनफॉल माइनस R मतलब रन ऑफ, जो कि पानी जो बह गया हम उसको रोक नहीं पाए, प्लस डिपर्कुलेशन जो कि पौधे का जो इफेक्टिव क्रॉप रूट जन से वहां पे भी चला गया, उसको हम रोक नहीं पाए, जो कि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज में चले गया, उसका हम बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। ओके, सो इफेक्टिव रेनफॉल इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन माइनस रन अप प्लस डिपर्कुलेशन। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, एक sir. बार ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिए डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक लिखे यहाँ पे कंजप्टिव यूज, तो वो होता क्या है? प्लांट का एक प्रोसेस होता है। तो कंजप्टिव यूज मतलब क्या है? ये 2 प्रोसेस होता है, वन इज इवापोट्रांसपिरेशन एंड मेटाबॉलिक यूज। ओके, तो इवापोट्रांसपिरेशन मतलब क्या है? यहाँ पे 2 प्रोसेस है, वन इज इवापोरेशन, वन मोर इज ट्रांसपिरेशन। तो इवापोरेशन जो वो कहाँ से होता है? वो वाटर बॉडी से होता है, मैक्सिमम वाटर बॉडी हो गया, सॉइल बॉडी हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? पानी जो है वो वेपोराइज होके वो आसमान में जा रहा है। ओके, और जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है ये कहाँ से हो रहा है? कौन बताएगा? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लिविंग थिंग्स होते हैं ना, दिस साइड। एनीवन एल्स वुड लाइक टू जॉइन? ट्रांसपिरेशन क्या है? Loss of water from plant surface in the form of vapor. ओके, मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। द लॉस ऑफ वाटर, ओके, लॉस ऑफ वाटर from the aerial part of the body, from the aerial part of the body, okay, part of the plant. okay, वो जो एरियल पार्ट है प्लांट का, वहां से पानी जाएगा, और जो मतलब जो सेल होता है, जो स्टोमाटा, वो स्टोमाटा से पानी लॉस होता है। ठीक है, इसलिए हम मतलब एंटी ट्रांसपिरेंट मारते हैं, जो स्टोमाटा क्लोजिंग करता है। ठीक है, तो इवापोरेशन एक प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है, दोनों में एक कॉमन प्रोसेस क्या है? वाटर लॉस होता है। किस प्रोसेस मतलब किस फॉर्म में? वेपोराइज फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा जितना भी पानी दे रहे हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन चले जाते हैं। अराउंड 99% वाटर इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लांट। देखो भाई, ये कोई मजाक है? मतलब भगवान ने ऐसी चीज मतलब बनाया ना, बहुत ही मतलब चमत्कार है। पानी हम दे रहे, 99% वो पौधा मतलब रख ही नहीं पाता है, वो ले जाते हैं, वापस ले जाते हैं पौधे से। ओके, और जो पानी हम थोड़ा मिट्टी में भी देते हैं, वो भी ले जाते हैं। लेके क्या करते हैं, क्या है? वो फिर से कंडेंस करके रेनफॉल के तरह वो फिर से वापस दे देते हैं। वो रखते नहीं है, दे देते हैं। ठीक है, उतना अच्छा है हमारा गॉड। ठीक है तो वो जो 1% पानी है ना, वही यूटिलाइज होता है।
वही यूटिलाइज होता है पौधे में, और हम बोलते हैं 90% वाटर कंटेंट है पानी में। कहाँ पे है मुझे भी पता है, ठीक है। तो और जो है ना मेटाबॉलिक यूज है वो लेस देन 1% है, ओके, लेस देन 1% है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था नेट 2021 में आया था, पूछा गया सवाल है, ओके। बहुत बार पूछा गया सवाल है, पर रिसेंटली ये क्वेश्चन नेट 2021 में पूछा गया। सबको समझ में आया, अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. तो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन अगर हम दोनों को देखें तो यहाँ पे पानी जो है वो लॉस हो रहा है वेपोराइज फॉर्म में, तो इसको कॉम्बाइंडली हम स्टडी करते हैं, इवापो एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ गया देखो इवापो ट्रांसपिरेशन, इसके ऊपर भी बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स है जो कि अब हम डिस्कस करने वाले एक वन बाय वन, ओके। कोई देर नहीं है, ओके। क्रैश कोर्स है पर डिटेल में थोड़ा जाके आपको समझाएंगे, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, ओके, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद द वेरी स्लो, ठीक है। तो इवापो ट्रांसपिरेशन जो कि कहाँ पर है, फील्ड में है, और फील्ड में क्या लगाए, पौधा लगाए। हम क्या ग्रो करेंगे बताओ तो थोड़ा, क्या ग्रो करेंगे अभी हम, राइस ग्रो करें यहाँ पे थोड़ा, चलिए राइस ही ग्रो करते हैं, खरीफ का सीजन है, ठीक है, राइस को ग्रो कर लेते हैं, ओके। तो हम दो फील्ड लेंगे, ओके। यहाँ पे एक मतलब एक कंडीशन है जो कि जहाँ पे कि कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो कॉन्स्टेंट्स, ओके। और एक फील्ड लेंगे, मोनिका का फील्ड लेंगे, ओके, जहाँ पे राजस्थान में बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं, ओके। ये रहा मोनिका का फील्ड, ये रहा मेरा फील्ड जो कि एकदम मतलब चमकता है, ओके, नो कॉन्स्टेंट्स, ओके, मतलब भगवान का दिया गया एक वरदान है मेरे फील्ड में, ओके। मोनिका का नहीं है, ओके, अच्छा नहीं है फील्ड, ओके। तो ये दोनों फील्ड को आप अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है कि पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन हमको समझ में आया, पर ये पोटेंशियल क्या है भाई, ओके। पोटेंशियल मतलब क्या है, ये एक रेफरेंस है, ठीक है। मतलब एक मतलब हम एक इमेजिन करेंगे, मतलब वो साइंटिस्ट इमेजिन ऐसे एक फील्ड को किए जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी मतलब वाटर शॉर्टेज नहीं है, जो भी वहां पे ग्रो हुआ है ना बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, एक्टिवली ग्रोइंग ग्रासेस है, ओके, बहुत यूनिफॉर्मली कवर्ड है, नो कॉन्स्टेंट्स, नो डिजीज, नो पेस्ट, ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर का जो भी कॉन्स्टेंट है वहां पे कुछ भी नहीं है, नो स्ट्रेस, नथिंग, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, जिसको किसने दिया था, थॉर्नवेट दिया था, किसने दिया था, थॉर्नवेट, याद रह जाएगा। अभी शॉर्टकट बताते हैं आपको कैसे याद रहेगा, देखिए ये हो गया पो और ये हो गया थर, तो आप रख दीजिए पत्थर, ओके, आप याद रखेंगे पत्थर, पत्थर, पत्थर का मतलब क्या है इंग्लिश में, इंग्लिश में पत्थर का मतलब क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है, स्टोन, यस और नो, स्टोन, या याद रह जाएगा अभी। पोटेंशियल इवापोट्रांसफर किसने दिया था, थॉर, थॉर मतलब थॉर्नवेट, आपको वो वाला थॉर याद नहीं रखना है, ओके, जो कि हथौड़ा लेके घूमता है, ओके, थॉर्नवेट का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या है, इट इज ए प्लेस और इट इज ए इमेजिनरी फील्ड जहां पे ग्रासेस जो है, जो प्लांट है वो एक्टिवली ग्रोइंग कर रहे हैं, ओके, टॉल ग्रासेस है, और जहां पे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, देयर इज नो कॉन्स्टेंट, देयर इज नो वाटर शॉर्टेज, ओके, और वहां पे कोई डिजीज पेस्ट कुछ भी नहीं, नथिंग, ओके। तब आके हम देखते हैं कि एक्चुअल क्रॉप ईटी, मतलब एक्चुअल क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन, ओके। तो एक्चुअल क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन देखिए मोनिका का फील्ड, ये एक्चुअल है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, वाटर शॉर्टेज है, क्योंकि अगर आप फील्ड कंडीशन में कुछ ग्रो कर रहे हैं तो ऐसे हो सकता है कि यहाँ वहां पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, हो सकता है कभी, बताइए, इज इट पॉसिबल, देयर विल बी नो वाटर शॉर्टेज, देयर विल बी नो डिजीज, देयर विल बी नो पेस्ट, देयर विल बी यूनिफॉर्म ग्रोथ, इज इट पॉसिबल, नो, बिकॉज फील्ड में फैक्टर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर
हम इवापोट्रांसपिरेशन कैलकुलेट या मेजर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल क्रॉप ईटी। ओके, ये वाला जो है ना ये ईटी एडजस्टेड है, मतलब हम एडजस्ट किए। यहाँ पे ईटी नॉन एडजस्ट है। ओके, नॉन एडजस्ट है, इसलिए हमको क्या करेंगे, हम एक क्रॉप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे पीईटी के साथ। ओके, ये जो रेफरेंस है ना हमारा पीईटी, उसके साथ हम क्या करेंगे एक फैक्टर। ओके, ये कोफिशिएंट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको इतना? Yes, sir. ओके, तो एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी केसी का फुल मतलब केसी का मतलब ऐसा ना इक्वेशन पूछा जाता है, तो केसी इज इक्वल टू ईटीसी डिवाइड बाई पीटी, और पीटी जीरो के बदला हम लिख सकते हैं ईटी जीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो आपको याद रखना है कि मेरा जो सी लिखा होगा वो ऊपर ही होगा, मतलब केसी इज इक्वल टू ईटी सी होगा, मतलब वो सिमिलर होगा, मतलब ये नीचे नहीं होगा। इतना ही बस आपको याद रखना है। ओके, ज्यादा दिमाग में नहीं घुसाना है आपको, बस एक जो सी है ना वो ऊपर ही आपको सर्च करना है। एग्जाम में कैसी पूछा है तो ऊपर ईटीसी सी लिखा होगा ऊपर, और नीचे जीरो लिखा होगा। ठीक है, समझ में आपको कैसे याद रखना है, बहुत ही आसान है ये। ओके, Yes, sir. या सो ये जो क्रॉप कोफिशिएंट है ना, अगर आपको कुछ नहीं मिला, मतलब क्रॉप मतलब क्रॉप का जो स्पेसिफिक वैल्यू होता है ना क्रॉप कोफिशिएंट, अगर आपको नहीं मिला आप एक कॉमन क्रॉप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि विंटर में इसका वैल्यू होता है 0.8 एंड समर में इसका वैल्यू होता है 0.6। समर का वैल्यू कम क्यों है, कौन बताएगा? व्हाई द वैल्यू ऑफ क्रॉप कोफिशिएंट इन द समर इज वेरी लो, हु विल टेल? क्योंकि समर में ज्यादा इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। ओके, ज्यादा गर्मी होता है, ज्यादा सोलर रेडिएशन होता है, हीट वेव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे जो इवेपोट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसका केसी वैल्यू बहुत ही लो है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट केसी वैल्यू हम थोड़ा डिस्कस किए यहाँ पे लाइक राइस का 1.1 होता है, शुगर केन का 0.89 होता है, मेज अगर पूछे तो 0.86, सरगम का 0.75 एंड व्हीट का 0.61। इस टेबल से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, मैं तो अभी तक जितना एग्जाम दिया हूँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, बस आपके जनरल रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे दिए, पर याद रख लेना, मतलब याद रखने में क्या जाता है। ठीक है, और एक बार पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, देन रेफरेंस पीटी क्या है, ये रहा पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। यहाँ पे रेफरेंस पीटी क्या है, मतलब साइंटिस्ट लोग को ना वो जो एक्टिवली ग्रोइंग ग्रासेस वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा, वो बोले कि हम एक पर्टिकुलर मतलब हाइट का एक ग्रासेस लेंगे जहां पे कोई भी वाटर शॉर्टेज नहीं होगा, वो पूरा का पूरा रेफरेंस रखेंगे। इसलिए क्या किया, एक जगह लिए, वहां पे 8 to 15 cm का टॉल ग्रास वो लगा दिए। ठीक है, और वहां पे कोई भी वाटर शॉर्टेज नहीं दिए, तो उसको बोल दिए रेफरेंस पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, जिसको डूरेन बॉस एंड प्रूइट ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर डी एंड पी। ओके, आर डी पी। ठीक है, याद रह जाएगा आपको एवरीवन? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। Then how we will estimate the evapotranspiration? क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, इवापोट्रांसपिरेशन को या ईटीसी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेट कैसे करेंगे इवापोट्रांसपिरेशन? कुछ डायरेक्ट मेथड से, फॉर एग्जांपल लाइसीमीटर से। ओके, जो कि दो तरह का पाया जाता है हमारा, वन इज वेगिंग टाइप एंड वन मोर इज नॉन वेगिंग टाइप। ओके, तो ज्यादातर किसको यूज किया जाता है, वेगिंग टाइप का हम यूज करते हैं, जिसमें वेगिंग मटेरियल क्या पाया जाता है, जो केमिकल पाया जाता है वो
जिंक क्लोराइड का पाया जाता है। ये एक फ्लोटिंग लाइसीमीटर में यूज होता है, मैक्सिमम फ्लोटिंग लाइसीमीटर में यूज होता है, ठीक है। और जो फ्लोटिंग लाइसीमीटर है, एज पर माई नॉलेज, ये सिर्फ इक्रिसेट में ही पाया जाता है, इक्रिसेट में पाया जाता है, ठीक है। या सो नॉन वेगिंग जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन, या मतलब अगर आपको शॉर्टली आपको अगर इवापोट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप वो यूज होगा, ओके। तो दरअसल मैक्सिमम हम किसको यूज करते हैं, वेगिंग टाइप को यूज करते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा फील्ड में इंस्टॉलेशन होता है, ओके। फील्ड में ही इंस्टॉलेशन होगा, मतलब फील्ड में जो क्रॉप लगेगा यहाँ पे भी सेम क्रॉप यू हैव टू ग्रो, ठीक है। तो क्या होगा, जब यहाँ से पानी जाएगा तो वेट विल बी रेड्यूस, यस और नो, वेट विल बी रेड्यूस। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी वो लॉस हुआ बाय सीइंग द वेट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब लायबल इंस्ट्रूमेंट है। अभी तो पोर्टेबल लाइसीमीटर भी आने लगा है, ठीक है। और एक कर सकते हैं कि फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, ओके। फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड मतलब वाटर बैलेंस मेथड, पानी कितना दिया, पानी कितना यूटिलाइज हुआ, अगर उसका अगर हम देखें, अगर एक इनपुट एंड आउटपुट देखें तो उससे भी हम इवापोट्रांसपिरेशन कितना हुआ वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टडी मतलब पानी कितना दिया, इनिशियल सॉइल मॉइस्चर आप कैलकुलेट कर लीजिए, देन फाइनल मॉइस्चर कैलकुलेट कर दे। तो इसका एक फॉर्मूला है m1 minus m2 divided by 100 into bd into depth, ओके। इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम NIR आता है, ओके। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का ही फॉर्मूला ये, ओके। तो इससे हमारा जो सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टडी है उसका कैलकुलेट किया जाता है। देन इवापोरीमीटर, ओके। आपको तो पता है कौन सा बहुत ज्यादा यूज होता है, कोई बताएगा? सर वॉइस नहीं आ रही है आपका, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल गाइस, हेलो। ऑडिबल है सर। आ रही है। कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं आ रहे, कौन है ये? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो बोल रहे आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू, ओके। तो ये थोड़ा पॉज कर देते हैं, ओके। तो इवापोरीमीटर हमारा जो बहुत ज्यादा कौन सा यूज होता है, यूएसडब्ल्यू बता दो या थोड़ा, यूएसडब्ल्यू ओपन पान इवापोरीमीटर, यस और नो, ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है। और एक आता है हमारा जो सलमान दास्ता ने बना था, वो कौन सा है, कौन बताएगा? सलमान दास्ता ने कौन सा बनाए थे? वो बनाए थे संकेन स्क्रीन, संकेन स्क्रीन इवापोरीमीटर, ओके। तो यूएसडब्ल्यूबी ये तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ने बनाया था, ओके। और संकेत स्क्रीन ये IRI से बनाया था, IRI, ओके। सलमान दास्ता ने, ये भी आपको याद रखना है, ओके। कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब ये इसको फॉलो करके बनाए, मतलब यूएसडब्ल्यू को फॉलो करके बनाए। ये थोड़ा कम रेडियस, कम डायमीटर का इवापोरीमीटर है। यूएसडब्ल्यू जो है वो दरअसल 120.5 cm डायमीटर का पाया जाते हैं, ओके। एक मतलब स्क्रीन लगा जाता है वहां पे, ताकि वो जो काव है वो पानी ना पी ले, क्योंकि आप ऑब्जर्वेटरी में रखें और जो गाय है वो आके पानी पी लिया आपका, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट वो पूरा का पूरा गया, ये सर नो। इसलिए एक स्क्रीन लगाया जाता है वहां पे, और एक बीच में एक मतलब आई थिंक 15 या 20 तक हमारा जो है वो एक छोटा सा रखते हैं, वो स्केल रखते हैं, ओके। वो मेजर करने के लिए वाटर लेवल, ठीक है। और एक जब एक पार्टिकुलर वाटर लेवल आएगा तब आपको फिर से पानी भरना है, ठीक है। वैसा करके भी आप इवापोट्रांसपिरेशन कर सकते हैं। पर एक्चुअल में जो बहुत सारे एरर है वो यूएसडब्ल्यूबी ओपन पान में पाया जाता है, और जो संस्कृत स्क्रीन है वहां पे थोड़ा एक्यूरेट पाया जाता है, इसलिए संकेत स्क्रीन इवापोरीमीटर को यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और एक होता है कि ड्रम कल्चर टेक्निक, जो कि हमारा पैडी में फॉलो किया जाता है, जहाँ पे 4 ड्रम होते हैं, इसको तो आपको पता ही है, ये सुनो 4 ड्रम होता है। 2 ड्रम क्या होता है कि एंड होता है, ओके, और 2 ड्रम का विदाउट एंड्स, ओके। यहाँ पे पहला पौधा बहुत ही नॉर्मल ग्रो किया जाता है, ठीक है।
जहाँ पे रूट्स शूट्स सब होता है। सेकेंड पौधा में क्या होता है कि रूट ही नहीं होता, सॉरी रूट ही नहीं होता है, ओनली शूट्स। और थर्ड ड्रो में ए बी सी एंड डी, सी में क्या होता है कि पूरा का पूरा नॉर्मली है, ओके, पर एंड्स नहीं है। चौथा में भी नॉर्मली है, पर यहाँ पे एक मतलब मैक्सिमम रन अप के लिए एक टैंक भी रखा जाता है, ताकि ये जो रन ऑफ लॉसेस है, एक्सेस वाटर, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ए देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों होगा, इवापोरेशन भी होगा और ट्रांसपिरेशन भी होगा। यहाँ पे ओनली क्या होगा, कौन बताएगा? बी में क्या होगा? ओनली डी ड्रम में Evaporation. या ओनली इवापोरेशन होगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट ही नहीं, कैसे पानी जाएगा और पौधा कैसे ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे क्या होगा, सी में सी में आपको क्या मिलेगा दिखने को? सी में आपको क्या दिखने को मिलेगा, कौन बताएगा? पर्कुलेशन सर। या वेरी गुड, यहाँ पे इवापोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा एंड पर्कुलेशन भी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको बताया रन ऑफ लॉसेस, पर्कुलेशन और इवापोट्रांसपिरेशन सब देखने को मिला। अगर आपको अगर डिफरेंस लेंगे ड्रम बाय ड्रम, देन आपको सारा का सारा वैल्यू मिल जाएगा। वैसे करके भी आप इवापोट्रांसपिरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है लाइक ड्रम कल्चर टेक्निक इज यूज इन व्हिच क्रॉप, तो पैडी, ठीक है। समझ में आया सबको? Yes, sir. वेरी गुड। देन हमारा और एक अप्रोच यूज करते हैं, जो कि क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच हम यूज करते हैं, वो हो गया डायरेक्ट मेथड, ओके। ये हो गया एम्पिरिकल मेथड, इसको बोलते हैं, सॉरी लिखना भूल गया हम, एम्पिरिकल मेथड्स, ओके। ये जो सारा का सारा है ना, वो FAO IDP 4th चैप्टर में इसको डिस्कस किया है, ओके। मतलब FAO का एक मीटिंग हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे ET को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारा का सारा वहां पे मतलब नोटिस किए, ओके। डूरेन, बॉस एंड प्रूइट ने मैक्सिमम दे हैव एनलिस्टेड ऑल दोज एम्पिरिकल मेथड जो कि हम यूज कर सकते हैं, ओके। इनको क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं। तो पहला मेथड क्या है, ब्लानी एंड क्रीडल मेथड है, जो कि मीन टेम्परेचर एंड डे लेंथ आवर्स को यूज करके इवापोट्रांसपिरेशन कैलकुलेट किए थे। बस आपको ये जो है ना, वो जो कौन सा पैरामीटर यूज किए थे उसको आप याद रखने। एंड ब्लानी एंड क्रीडल मेथड है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, यू शुड रिमेंबर दिस। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन 80 मेजरमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही रिलायबल मेथड है। थॉर्नथवेट फॉर्मूला में क्या होता है कि इन्होंने मीन टेम्परेचर एंड सीजनल हीट इंडेक्स, देखिए मीन टेम्परेचर एंड सीजनल हीट इंडेक्स मतलब दोनों का दोनों टेम्परेचर ही है, ठीक है। तो आपको सवाल आ सकता है कि which scientist has used only temperature as parameter to calculate the evapotranspiration, then your answer will be Thornthwaite formula, ठीक है। देन आगे हमारा पेनवेन फॉर्मूला, इन्होंने क्या किया, नेट रेडिएशन, साइक्रोमेट्रिक कांस्टेंट एंड वेपर प्रेशर को वो यूज किए। मतलब साइक्रोमेट्री मतलब क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नेट रेडिएशन मतलब क्या, सोलर रेडिएशन, ये और वेपर प्रेशर को यूज किए। हारग्रीव्स मेथड क्या किए, डेली टेम्परेचर और रेडिएशन फैक्टर के यूज किए। मॉडिफाइड पेनमैन इज द मोस्ट यूज्ड एंड रिलायबल मेथड, एंड ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। और इन्होंने क्या किया, सारा का सारा ले लिया, रेडिएशन, विंड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जो कि इंपॉर्टेंट है आपको इवापोट्रांसपिरेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मॉडिफाइड पेनमैन मेथड इज मोस्टली यूटिलाइज्ड मेथड for the short range forecasting, and Blaney-Criddle method is for long term forecasting of the evapotranspiration। समझ में आया सबको कि क्वेश्चन कैसे आएगा और कौन से पार्ट से आएगा और किस तरह का पूछा जाएगा, हमने बता दिया अभी। और किसी को डाउट है? सो गए क्या सारे के सारा? No, sir. No, समझ में आया सबको? जी सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट हम पढ़े अभी, वाटर रिक्वायरमेंट, ओके। वाटर रिक्वायरमेंट हम कैसे देंगे, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू देंगे
और डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू हम पढ़ लिए कि इवापोट्रांसपिरेशन अगर ज्यादा है तो हमको पानी देना है पौधे को, क्योंकि उसका डिमांड पूरा करने है हमको, कंजप्टिव यूज जो है उसका हम पूरा करेंगे। ओके, अभी देखते हैं कि सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू, तो इरिगेशन हमको देंगे, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट हम कैसे पैदा करेंगे। तो पहले आता है एक टर्मिनोलॉजी ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, मतलब पौधे को, एक प्लांट को बढ़ने के लिए कितना पानी चाहिए फॉर द growth and development. Okay, the total water requirement to be supplied to the plant for its growth and development. ठीक है, तो उसका हम बोलेंगे ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, एक पौधे को उतना पानी दो ताकि उसका जो इवापोट्रांसपिरेशन है उसको वो पूरा कर सके, उसको वो पूरा कर सके, और जो क्रॉप इफेक्टिव रूट जोन है वहां पे ऑप्टिमम मॉइस्चर रह सके, ऑप्टिमम मॉइस्चर रह सके, तो उसको हम बोलेंगे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसका फॉर्मूला है हमने बताया था कि FC माइनस MC डिवाइडेड बाई 100 इनटू BD एंड डेप्थ। ओके, डेप्थ क्यों कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई पूछ ले आपको वाटर कंटेंट पर डेप्थ, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। BD क्यों कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम बेसिस में लिए, ओके, वॉल्यूम बेसिस के लिए, एंड फील्ड कैपेसिटी माइनस मॉइस्चर कंटेंट, अगर SM या मॉइस्चर कंटेंट को भी कर दे तो हमारा टोटल वाटर कंटेंट हमको मिल जाएगा, डिवाइड बाय 100 कर दो, आपका आ जाएगा NIR, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, और ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट को अगर हम लिखें एक इक्वेशन की तरह तो क्या होगा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस ऑल द लॉसेस अगर किया जाए तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देन आता है इरिगेशन एफिशिएंसी, मतलब हाउ एफिशिएंटली यू गिव द इरिगेशन। सो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमको 8 घंटे का ड्यूटी रहता है, ओके, हर दिन, तो मेरा जो एफिशिएंटी है ना वो 6 घंटे तक रहता है, उसके बाद 2 घंटे ऐसे ही मतलब बहुत टायर्ड हो जाते हैं ना काम करते, तो एफिशिएंट वहां पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एक हम समझ लेते हैं कि हम कितना दिए और हाउ एफिशिएंटली आउट ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज्ड, मतलब क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट अगर हम किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, एफिशिएंसी मिलेगा, किसी भी प्रोडक्ट का आपको एफिशिएंसी मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम एक मशीन लाए, ठीक है, कौन सा मशीन लाएंगे अभी, ओके, पैडी कटर एक मशीन लेके आए, पैडी कटर, ठीक है, तो पैडी कटर में अगर हम 1 लीटर पेट्रोल देते हैं तो फॉर एग्जांपल ये 8 आवर काम करता है, ठीक है, और एक पैडी कटर लेके आए 1 लीटर पेट्रोल देते हैं तो वो 16 घंटा काम करता है, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन से वाला है, कौन बताएगा, ज्यादा एफिशिएंट कौन से वाला है, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, हम ही बता देते हैं, तो सेकंड वाला बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, यस और नो, क्योंकि वो आउटपुट बहुत ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू इनपुट, यस और नो गाइस, आर यू देयर, कोई कुछ Yes, बोल sir. रहा है या, तो अभी आपको एक कैलकुलेट करना है फटाफट, ओके, व्हाट विल बी द GIR, व्हाट विल बी द gross irrigation requirement if an irrigation project have an efficiency of 70%, having field capacity of 30% and initial soil moisture of 18% and BD is 1.3 gram per cc। ठीक है, बता पाएंगे अभी आप, बता पाएंगे आप अभी या बाद में करेंगे आप, कोई है वहां पे,
Will you able to do now or later? ठीक है, बाद में कर देना। ओके, ये क्वेश्चन को आप नोट कर ले। ओके, आप बाद में कर लेना। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे थोड़ा पूछना। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ अभी क्यों, मतलब आपको देखिए यहाँ पे ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूछा है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, एनआर आपको कैलकुलेट करना है। देखिए तो यहाँ पे है ना, जो प्रोजेक्ट एफिशिएंसी मतलब क्या है, प्रोजेक्ट एफिशिएंसी मतलब इरिगेशन एफिशिएंसी, जिसका फॉर्मूला है NIR डिवाइड बाई GIR। ओके, GIR मतलब हम मतलब इनपुट दिए। ओके, इनपुट दिए मतलब टोटल वाटर दिए, वहां से कितना यूटिलाइज हुआ, NIR नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ओके, उतना ही यूज हुआ, तो आउटपुट इतना ही है। ठीक है, तो ये जो दिया है हमारा 70%। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा NIR का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो NIR इज इक्वल टू, तो आपको पता ही है, अगर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा तो आपको NIR का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए NIR आपको पता ही, FC30 माइनस 18% डिवाइड बाई 100 इंटू आप BD कर दीजिए 1.33, यहाँ से भी आपको NIR मिल जाएगा। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट कर देंगे। ठीक है, 70/100 NR का वैल्यू आप पुट कीजिए, GR का आपको पता नहीं, तो GR का वैल्यू आपको पता चल जाए। ठीक है, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी लिखा है, डेल्टा ड्यूटी एंड बेस पीरियड। ये क्या है दोस्तों, कोई बताएगा? डेल्टा ड्यूटी बेस पीरियड क्या है, ये दोनों, ये तीनों क्या है, कौन बताएगा? मोनिका Yes, sir. बताइए, डेल्टा ड्यूटी बेस पीरियड क्या है, यहाँ पे क्यों लिखा है हम? भवानी जी Yes. बताइए, व्हाट इज डेल्टा? ठीक है, हम बता देते हैं। ओके, नाउ वी आर स्टडीइंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये सुनो, तो एक जमीन में कितना डेप्थ तक या किसी एक क्रॉप को कितना डेप्थ तक पानी चाहिए। ओके, एट व्हाट डेप्थ वाटर रिक्वायर्ड। ओके, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा, कितना डेप्थ। ठीक है, ड्यूटी क्या है, 1 क्यूबिक वाटर को 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड वाटर को कितना एरिया हम इरिगेट कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे ड्यूटी। रिमेंबर 1 क्यूबिक ओनली इन व्हाट एरिया। ओके, कितना एरिया में पानी दे सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ड्यूटी। बेस पीरियड क्या है, फर्स्ट इरिगेशन टू दी लास्ट इरिगेशन। ठीक है, फर्स्ट इरिगेशन टू दी लास्ट इरिगेशन मतलब जो पौधे का है, जो क्रॉप ड्यूरेशन होता है। ओके, अगर उस दौरान अगर हम पानी दे रहे हैं, मतलब कितना पानी दिए, 1 इरिगेशन, 2 इरिगेशन, 3 इरिगेशन, 4 इरिगेशन, उसको हम बोलेंगे बेस पीरियड। ठीक है, इन तीनों के बीच एक रिलेशनशिप है, दैट इज ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू डेल्टा बाई बेस पीरियड। या बेस पीरियड बाई डेल्टा कौन बताएगा? 8.64 इंटू Base period by delta. या बेस पीरियड बाई डेल्टा। देखा, आप चेक मतलब से नहीं गलत करेंगे तभी जाके आप बताएं। ठीक है, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड बाई डेल्टा। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। हाँ, आगे बढ़ते हैं। Then methods of irrigation. Okay, there are several methods of irrigation. Okay, one by one discuss करेंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे थोड़ा। ओके, वाइल्ड फूडिंग मेथड्स होता है। ओके, जो कि बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल मेथड्स है। ओके, एक क्या होता है कि वहां पे कॉन्सेप्ट, एक जमीन है, पौधा लगा दिए और फार्मर्स ने पानी दे दी, छोड़ दी, बस वो जाएगा सारा का सारा पूरा जो है, पूरा फ्लोडिंग मतलब जैसे वाटर लॉगिंग कंडीशन आता है, पूरा का पूरा पानी। ओके, तो इस मेथड में मतलब एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही इजी है। ठीक है,
ज्यादा लेबर भी नहीं चाहिए। ओके, पानी बस आपको छोड़ना ही तो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एफिशिएंट बहुत कम है। कितना एफिशिएंट है, 20 to 25% एफिशिएंसी। हम ये जो बोल रहे हैं ना इरिगेशन एफिशिएंसी, इसको आप याद रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो वाइल फ्लोडिंग, ओके, तो ये होगा तो क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो एफिशिएंसी बहुत कम है, ठीक है। और ये बहुत इजी है लेबर के लिए, ठीक है। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, दो टर्म आते हैं, बॉर्डर आता है, एक स्ट्रिप आता है, ठीक है। तो इस मेथड में एक बॉर्डर रहता है, ठीक है, और ये जो फील्ड स्ट्रिप्स होगा, ये फील्ड है, ओके। ये रहा हमारा बॉर्डर, मतलब इरिगेशन बॉर्डर चैनल, ओके। तो यहाँ पे विड्थ कितना होता है, 3 to 30 मीटर तक आप विड्थ ले सकते हैं, और जो लंबाई है वो आपके डिपेंड करता है, 300 मीटर तक भी हो सकता है। यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन क्या है, स्लोप, स्लोप पूछा जाता है भाई। तो स्लोप कितना है, 0.05 होता है, और मैक्सिमम आप कितने तक जा सकते हैं, 2% तक ही जा सकते हैं। ये आपको याद रखना, अंडरस्टूड, ये आपको याद रखना। ये वैल्यू आपको मतलब छापना ही छापना है। ये ड्रेनेज का भी स्लोप है और बॉर्डर स्ट्रिप का भी स्लोप है, 0.05। माइंड में दिमाग में एकदम छाप दो, 0.05, ठीक है। तो यहाँ से पानी क्या करेंगे, ये तो मेन चैनल में पानी आएगा, तब जाके ये जो हमारा ऐसे ऐसे जो प्लॉट होगा, हम यहाँ पे छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे 1 by 1, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर हमारा सॉइल जो है वो वेरी लाइट सॉइल है, तो क्या होगा, ये जो सारा का सारा जो सॉइल है वो एक जगह पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। और मैक्सिमम ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए यूज होता है, क्लोज ग्रोइंग, फॉर एग्जांपल व्हीट हो गया, वहां पे हम इस मेथड को यूज करते हैं। देन चेक बेसिन, ओके, एक फील्ड होता है, ठीक है। ये रहा हमारा मेन वाटर चैनल, ओके, ये हमारा डिफरेंट फील्ड है, ओके। तो क्या करेंगे, 1 by 1 फील्ड को छोड़ेंगे, एक चैनल में 1 by 1 फील्ड को छोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चेक बेसिन। यहाँ पे क्रॉप लगे रहते हैं, ठीक है। रो में हो गया क्या, पूरा का पूरा हो गया। यहाँ पे भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप को ही हम इरिगेट करते हैं। फोरो मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। यहाँ पे रिजेस एंड फोरस किया जाता है, ओके। ये रहा हमारा, इसका हम क्या बोलते हैं, फोरो, इसका बोलते हैं रिजेस। तो रीजन फोरो मेथड में क्या आ जाता है, मेज आता है, कॉटन आ जाता है हमारा क्रॉप, ओके, जो कि रीजन फोरो मेथड के। पोटैटो आ जाता है, वो जो कि रिज में लगा जाता है, ठीक है। शुगर कैन आ जाता है, ठीक है। तो अगर पानी हम, अगर मतलब पौधा जो है उसको पानी ज्यादा चाहिए तो फोरो में लगा देंगे। अगर पानी कम चाहिए, वो जो वाटर सेंसिटिव होते हैं लोग, तो उसका हम रिजेस में लगा देंगे और पानी फोरो में देंगे, ठीक है। तो मतलब कितना तक भरेंगे, कितना तक फोरो में भरेंगे, 2/3 तक ही भरेंगे, 2/3 तक ही भरेंगे। स्लो वैल्यू सेम है, 0.05 ही है, ओके। 0.05 to 1% तक हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, हम बताना भूल गए, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन का जो इरिगेशन एफिशिएंसी होता है, आप बाद में लिख देंगे एक ही टाइम में, ठीक है। तो फोरो मेथड में हम 2/3 तक पानी फोरो में भरते हैं। ये एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सारा फोरो मेथड है, लाइक कोरुगेशन है, स्किप फोरो मेथड है, अल्टरनेट फोरो इरिगेशन मेथड है, ठीक है। तो ये सर आपको बहुत ही इजी है, आप खुद पढ़ लेना बुक से, ठीक है। कोरुगेशन मेथड क्या है, शॉर्ट फोरोस, शॉर्ट फोरोस, ओके। मतलब जो फोरो का जो हाइट है वो बहुत ही छोटा छोटा रिजियस फोरोस है, और ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए, क्रॉप को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आपको क्वेश्चन में आएगा कि कोरुगेशन मतलब आपको माइंड में लाना है शॉर्ट फोरोस, शॉर्ट फोरो इरिगेशन इज इक्वल टू कोरुगेशन, ठीक है। देन बेसिन मेथड हम क्या कहाँ पे यूज करते हैं, ऑर्चर्ड्स में यूज करते हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिंग बना लेते हैं एक ट्री के आसपास, रिंग हो गया या रेक्टेंगुलर शेप हो गया, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर एरिया को हम इरिगेट करते हैं, इसको बोलते हैं हम बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन।
देन आता है सर्ज इरिगेशन। सर्ज मतलब क्या है? ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन, ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन, जो कि एक ऑटोमेटिक मेथड होता है। इसको किसने डेवलप किया था? स्ट्रिंघम एंड केलर ने डेवलप किया था। यहाँ पे क्या होता है कि 30 मिनट का साइकिल रहता है, ठीक है। 30 मिनट में ऑन मतलब इरिगेशन गया, 30 मिनट ऑफ मतलब इरिगेशन स्टॉप हुआ, ठीक है। 30 मिनट पानी दिया, फिर बंद किया, फिर से पानी दिया 30 मिनट के बाद। मतलब ऐसे करके हमको क्या करना है? मतलब पानी जो है वो बचाना है, मतलब सेव करना है। इसका इरिगेशन एफिशिएंसी आपको पता है 90% है, 90%। बहुत रेयर है, आपको नहीं मिलेगा। ओके, हम आपको इरिगेशन एफिशिएंसी का पूरा टेबल बताएंगे, आपको पूरा रट्टे मारना है वो, ठीक है। पूरा का पूरा याद रखना है, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सर्ज इरिगेशन, जिसको हम ऑन एंड ऑफ मेथड इरिगेशन भी बोलते हैं, इसका इरिगेशन एफिशिएंसी 90% होता है। 30 मिनट का स्केल होता है। किसने डेवलप किया था? स्ट्रिंघम केलर ने किया था, और एक ऑटोमेटिक मेथड है। और ये हम कहाँ से पढ़ के बताएं? इरिगेशन एग्रोनॉमी से बताएं, ठीक है। अगर कोई बुक में सेमी ऑटोमेटिक मेथड बताए तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और एक है बबल गेशन, ठीक है। और एक बबल गेशन जो कि सेमी ऑटोमेटिक मेथड है। ये मैक्सिमम लॉन्स हो गया या पार्क में यूज होता है, ठीक है। पार्क में यूज होता है, ठीक है। क्या हमारा आ जाता है माइक्रो इरिगेशन मेथड, जो कि हमारा जो ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, माइक्रोजेट, रेन गन हो गया, तो वो सारा का सारा मेथड आ जाता है माइक्रो इरिगेशन मेथड के अंदर। तो स्प्रिंकलर मेथड का तो आपको पता है, एक स्प्रिंकलर आप देखे हैं, स्प्रिंकलर हेड ऐसे ऐसे पानी गिरता है, ओके। एक राइजर होता है, इसको हम बोलते हैं राइजर, इसको हम बोलते हैं हेड, स्प्रिंकलर हेड उसको बोलते हैं। और ये रहा हमारा सप्लाई चेन, और एक आता है हमारा मेन चेन। और यहाँ पे क्या होता है? वाटर सोर्स, पंप लगा रहता है, पंप से जाता है मेन चैनल को पानी। बीच में क्या होता है कि फर्टिलाइजर डालने के लिए या कुछ पेस्टिसाइड डालने के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिल्टर भी लगाया जाता है, ठीक है, फिल्टर भी लगाया जाता है। तो कितना प्रेशर से हो जाता है? 2.5 to 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इतना प्रेशर से पानी वो स्प्रे करता है, ठीक है। तो पानी जब स्प्रे करता है ना, कुछ पानी बहुत दूर तक गिरता है और कुछ पानी पास में गिरता है। तो ज्यादा पानी किसको मिलता है? जो पास में ना उसको मिलता है, ठीक है, दूर वाला को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको आपके जो क्रॉप का जो स्पेसिंग है या कितना एरिया में आप लगाए, उसके हिसाब से आपको जो एक राइजर है ना, ये राइजर का जो इंटरवल होता है ना, इसको आप डिवाइड कर मतलब डिसाइड करना है, ठीक है। और अभी तो पोर्टेबल वाला स्प्रिंकलर मेथड आ गया है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं इजीली, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन मेथड का हम क्या बोलते हैं? ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, ट्रिकल इरिगेशन। और हम भूल गए कि स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ओके, जहां पे अगर हम ऑन्डुलेटिंग टोपोग्राफी है, ओके, जहां पे ड्रिप इरिगेशन या आम से और कोई मेथड यूज नहीं कर सकेंगे, वहां पे स्प्रिंकलर मेथड बहुत आसानी से यूज होता है, ओके। तो ऑन्डुलेटेड टोपो, ये क्वेश्चन आता है इसलिए हम बता दें, ऑन्डुलेटेड टोपोग्राफी में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और ट्रिकल इरिगेशन हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन को, ओके। ड्रिप इरिगेशन डेवलप किसने किया था, कौन बताएगा? सिमका ब्लास्ट, कौन ब्लास्ट? सिमका ब्लास्ट। वो सिमका नहीं मोनिका, वो सिमचा ब्लास्ट होता है, सिमचा, ओके, इसका नहीं, सिमचा, ठीक है। सिमका ब्लास्ट, सॉरी मैं भी बोलता सिमचा ब्लास्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से हुआ है? इजराइल टेक्निक है ये, ओके, इजराइल टेक्निक है। और सिमचा ब्लास्ट का एक मतलब एक स्टोरी है, इन्होंने दो लोग बना के ये बनाए थे, और इनका पेटेंटेड डिजाइन 1962 में आके पेटेंटेड हो गया, और ये बहुत ही ज्यादा ग्रो होने लगे, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन मतलब मेथड क्या है? ये जो ड्रिपर लगा रहता है पाइप में, ठीक है, वहां पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ये पानी गिरता रहता है। तो इस मेथड में जो रूट का जो ग्रो होता है ना, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही अच्छा रहता है, ओके, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप इज फॉलिंग, ओके।
तो इसका जो एफिशिएंसी है वो 85 to 95% पाया जाता है ड्रिप इरिगेशन का। ठीक है, स्प्रिंकलर का हमको मिलता है अराउंड 70 to 85%। ठीक है, और देखिए पल्स इरिगेशन है, माइक्रोजेट रेन गन, ओके, जो कि हमारा शुगर केन में यूज होता है, ये थोड़ा स्पेसिफिक मेथड है। केबल गैसन है, ओके, केबल गैस में क्या होता है कि एक मेन पाइप होता है, ठीक है, एक स्प्रिंग जैसे एक होता है जो कि मूव करता है उस पानी में, और यहाँ पे केबल लगाया जाता है, एक प्रॉपर चैनल को केबल लगाया जाता है। ठीक है, तो जब ये स्प्रिंग जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पानी छोड़ेगा और ये बंद कर देगा, फिर से आएगा पानी छोड़ेगा बंद कर देगा, फिर से आएगा पानी छोड़ देगा बंद। तो एक ऑटोमेटिक मेथड है इसको। पिक्चर इरिगेशन क्या है, ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है, जहाँ पे क्या किया जाता है, एक पॉट इंस्टॉल किया जाता है और थोड़ा मतलब छिद्र करके, और इस पॉट के आसपास राउंड करके यहाँ पे पौधा लगाया जाता है। ओके, यहाँ पे पौधा लगाया जाता है, तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आके इस पोर्शन को, जो क्रॉप इफेक्टिव रीजन को, वो मॉइस्चर रखेगा ताकि पौधा आराम से ग्रो करेगा। ठीक है, समझ में आया सबको ये। और जो ड्रिप मेथड है उसका जो प्रेशर कितना है, ये भी 4.5 to 10 kg पर सेंटीमीटर का होता है, और यू कैन से 10 to 30 psi इतना का होता है। ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वंडरफुल कोई। ठीक है, एनी डाउट गाइस, यू कैन आस्क मी नाउ। कोई डाउट है तो पूछ ले अभी। पल्स Any doubt? इरिगेशन क्या होती है? पल्स इरिगेशन, हेलो, यस सर। देखिए पल्स में क्या होगा, व्हाट इज पल्स, मतलब एक इंजेक्शन को अगर हम क्या करेंगे, पुश करेंगे तो क्या होगा, चिक ऐसे लगेगा ना, पल्स होगा। ओके, उसका हम बोलेंगे पल्स इरिगेशन। ठीक है, कहाँ गई, ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे एक राइजर है, ओके, बस यहाँ पे ऐसे गिरेगा, पल्स होगा। ओके, यहाँ पे एक राइजर, एक पल्स, ठीक है, उसका हम बोलेंगे पल्स इरिगेशन। ठीक है, मतलब डिफरेंट, मतलब जो स्प्रिंकलर और ड्रिप का है ना, उसको हम मॉडिफाई करके, ओके, डिफरेंट मेथड बनाए। जैसे कि रेन गन, एक रेन मतलब बहुत फास्ट जाएगा पानी, ठीक है, वो हम शुगर केन में यूज करते हैं। माइक्रोजेट मतलब क्या है, पानी मतलब बहुत ही कम जाएगा पर जेट की स्पीड में जाएगा, ठीक है, बहुत फास्ट जाएगा। ओके, और एक होता है कि घूमता है ऐसे, मतलब जेट की तरह ऐसे घूमता है, वो भी होता है। ये सारा मेथड ना आपको मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाने के बाद ही आपको बहुत अच्छे से मतलब, और एग्जाम में क्या आता है, ये दोनों बहुत ज्यादा आते हैं, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप। ओके, रेन गन पूछा जाता है कौन से क्रॉप में यूज होता है। ठीक है, और एक हमने बताना ही भूल गए। ओके, ये जो ड्रिप इरिगेशन होता है ना, यहाँ पे जो फर्टिगेशन करते हैं या फिल्टर लगाते हैं, ओके, फिल्टर तो बहुत ज्यादा, लाइक सैंड फिल्टर होता है, ठीक है, ग्रेविटी फिल्टर होता है, ओके, और एक होता है स्क्रीन फिल्टर। ठीक है, ये तीनों का तीनों फिल्टर बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन, तो क्या होता है कि मेला जम जाता है, या फॉर एग्जांपल अल्गल ग्रोथ हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीनेशन में क्या आता है, हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं टू रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको याद रखना है, ये आता है एग्जाम में। और हम आयरन हो गया एंड मैंगनीज हो गया, इसको भी ट्रीटमेंट करते हैं। जब जो पाइप रहता है ना, वो क्लॉगिंग हो जाता है, वो क्लॉगिंग हो जाता है, या एसिड एंड न्यूट्रल बैलेंस करने के लिए हम आयरन एंड मैंगनीज का ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लोरीनेशन ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, क्योंकि अल्गल ग्रोथ हो जाएगा तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा जाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको।
ये स्प्रिंकलर में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ड्रिप या स्प्रिंकलर में कर सकते हैं। कभी कभी क्या किया जाता है कि हॉट वाटर भी वहां पे पास ऑन किया जाता है, ताकि वो जो क्लॉक से वो थोड़ा आराम से निकले, ताकि पानी जो है वो बहुत ही अच्छे से जा पाए। ठीक है, समझ में आया Yes, एवरीवन? sir. या तो